इस लेक्चर में हम आरबीएससी क्लास 12 फिजिक्स के फिल इन द ब्लैंक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाउस के नियम अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो उसके भीतर उपस्थित आवेशों का क्या होता है। देखो गाउस का स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे, जो है हमको फर्स्ट जो है गाउस का स्टेटमेंट दे रखा है। तो गाउस का जो नियम होता है वो क्या है, कोई भी एक बंद पृष्ठ होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर से हमने मान लीजिए आवेश रखा है, क्यू रखा है, प्लस क्यू रखा है, +2Q रखा है, -2Q रखा है, इस तरीके से हमने आवेश रखे हैं। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो वो क्या होगा कि जो बंद पृष्ठ के अंदर जितने आवेश हैं उन सबका क्या करो, बीजगणितीय योग यानी साइन के साथ ऐड करो और उसको 1/ε0 से गुणा करो। तो इस प्रकार से हमारा होता था σQ/ε0। ये गाउस के नियम का गणितीय रूप है। अब यहाँ पे आपको क्या है, पूरा स्टेटमेंट दे रखा है ये गाउस के नियम का। इसके अंदर क्या कह रहा है कि गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है बंद पृष्ठ से, बंद सतह या बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, उस पृष्ठ के भीतर जो आवेश होते हैं ना, उन आवेशों का क्या होता है। तो देखिए उन आवेशों का क्या होता है, 1/ε0 गुणा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/ε0 गुणा। किरचॉफ का द्वितीय नियम है, वो किसके संरक्षण की बात करता है। ठीक है, तो किरचॉफ के अपने दो नियम हैं। किरचॉफ का फर्स्ट जो नियम है वो कहता है कि धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहाँ पे, कोई संधि बिंदु पर। जैसे मान लीजिए ये धारा जा रही है इस बिंदु पर, इधर आ रही है, ठीक है, इस वायर से करंट आ रही है, मान लो इस पॉइंट से जा रही है, जैसे इधर, इस पॉइंट से इधर जा रही है, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आ रही है। तो इस तरीके से ये जो आने वाली धारा है उसको तो अपन पॉजिटिव लेते हैं इस बिंदु की तरफ, और इस बिंदु से जो जाने वाली धारा है वो अपन नेगेटिव लेते हैं। तो संधि बिंदु जो है इस पर जो धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी जितने आवेश प्रवाहित हुए, जितने आवेश एंटर हुए उतने ही निकल गए यहाँ से, यानी आवेश जितने हैं वो उतने के उतने निकल गए, यानी आवेश के संरक्षण की बात करता है, आवेशों के संरक्षण की बात करता है ये नियम। पहला नियम है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब सेकंड वाला क्या बात करता है, सेकंड वाला कहता है ऊर्जा संरक्षण का जो है, ऊर्जा का क्या होता है, संरक्षण। यानी बंद लूप के अंदर वोल्टाओं का बीजगणितीय योग हमने शून्य पढ़ा था, ठीक है। यानी जो वोल्टेज हमने अप्लाई की है वो पूरी की पूरी सर्किट के अंदर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट, पूरी की पूरी सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आप देखोगे वोल्टाओं का बीजगणितीय शून्य, और वोल्टेज एक प्रकार की एनर्जी होती है जो आवेश को यानी इलेक्ट्रॉन को जो है गति करवाने के लिए दी जाती है। यानी ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित। ऊर्जा संरक्षण की बात करता है दूसरा। जितनी आपने ऊर्जा दी यानी जितना वोल्टेज लगाया उतना पूरा सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये सेकेंड लॉ हो गया आपके। ये सेकेंड लॉ किसकी बात करता है, ऊर्जा संरक्षण की। तीसरा नियम है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एम्पियर के नियम से। तो ये आप इसको देख के समझ गए होंगे कि एम्पियर का जो परिपतीय नियम है उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है पूरा का पूरा। अगर आपको स्टेटमेंट आता है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, जो कि होता है, क्या कहता है स्टेटमेंट, कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बंद लूप से संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र का बंद लूप से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, उस बंद लूप में जितनी धाराएं हैं, ये जैसे मान लीजिए बंद लूप है, इसके अंदर धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, तो आपको पता है कि धाराएं प्रवाहित हो रही है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना, तो उस चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए एक परिपतीय नियम दिया था बंद लूप या बंद वक्र के लिए। तो वो एम्पियर का जो परिपतीय नियम था वो ये था, इसका गणितीय रूप, कि बंद वक्र या बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है, उस बंद वक्र में बहने वाली जो धाराएं होती हैं उन सबके बीजगणितीय योग का μ0 गुणा होता है। तो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखा हुआ है, बस हमको यहाँ पे क्या लिखना है, μ0 गुणा होता है किसका, धाराओं के कुल बीजगणितीय योग का μ0 गुणा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण M वाले
चुंबकीय आघूर्ण जो m है वाले चुंबकीय क्षेत्र b में अधिक स्थायी स्थिति से किसी चुंबकीय द्विध्रुव का बल आघूर्ण तथा चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का मान। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बल आघूर्ण और उस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की स्थिति ऊर्जा का मान कहाँ पे निकालना है, स्थायी स्थिति में। ठीक है, तो आपने विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई द्विध्रुव को रखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी द्विध्रुव को रखते हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें हम किसी द्विध्रुव को रखते हैं किसी एंगल थीटा पर, तो ये द्विध्रुव है, मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव, इसको किसी एंगल थीटा पर रखा है विद्युत क्षेत्र के साथ, तो ये जो टॉ लगता है यानी जो घुमाव होता है वो होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र ले लें, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में हम अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को रखें, चुंबकीय द्विध्रुव को, तो चुंबकीय द्विध्रुव को हमने रख दिया। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा n से s की ओर होती है, तो इस पर बल लगेगा इधर की ओर, इस पर बल लगेगा इधर की ओर। आप देखोगे इसमें एक घुमाव आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक घुमाव आ जाएगा, तो जो घुमाव होता है उस टॉ का फॉर्मूला होता है यहाँ पे पी साइन थीटा। उसी तरीके से यहाँ ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और यहाँ ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ये देखिए चुंबकीय आघूर्ण, और यहाँ ई है, उसी तरीके से यहाँ लिख देंगे बी यानी मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। अब आपको पूछा है स्थायी स्थिति में, स्थायी स्थिति का मतलब क्या है, घुमाव ना होगा। घुमाव कब नहीं होगा, जब इसको अपन किसी कहाँ पे रखेंगे, थीटा 0 डिग्री पे, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र में हम इसको अगर ऐसे रख दें इस तरीके से, यहाँ एस और यहाँ एन, तो आप पाओगे कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस पर, इधर की ओर जितना लग रहा है उधर की ओर भी उतना ही लगेगा। तो और एक ही रेखा पर ये आरोपित है बल, तो इसमें घुमाव नहीं आएगा। तो घुमाव नहीं आएगा तो स्थायी स्थिति में घुमाव कितना हो जाएगा, टॉर्क 0, बल आघूर्ण कितना हो जाएगा 0, टॉर्क। चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का मान, अब देखिए यहाँ पे जो विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो आपके होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। उसी तरीके से चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का वो आपके होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। और स्थायी स्थिति कब होगी, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे रखेंगे और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा आपके माइनस एम बी। ये स्थायित्व के लिए है। अब अपन अधिकतम अस्थायित्व की बात करें तो अस्थायित्व के लिए पाई रखेंगे, तो पाई का मान -1 होता है, कॉस -1 होता है कॉस पाई का मान, तो यहाँ पे आपके प्लस एम बी आ जाएगा। ये अस्थायित्व के लिए, और ये स्थायी के लिए ये आपके यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम बी। ओके, ट्रांसफॉर्मर जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफॉर्मर जो है उसका काम है कि वोल्टेज जो होता है उसको कम या ज़्यादा करके आगे की ओर भेजना होता है। इसमें 2 तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उच्चाई और अपचाई। तो ट्रांसफॉर्मर का जो है वो वर्क होता है किसके प्रिंसिपल पे होता है, वो होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। फैराडे का जो नियम पढ़े थे हमने, तो वो अन्योन्य प्रेरण के जो बात थी उसके सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर का जो है, ट्रांसफॉर्मर का जो वर्क होता है वो किस पे होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश किरण कौन से माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है उसमें प्रकाश किरण जो होती है वो कहाँ से कहाँ जाती है। तो आपने पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, मान लीजिए इस पृष्ठ पे प्रकाश आपतित हो रहा है, तो ये जो आपतित प्रकाश की किरण होती है वो अगर क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पर है, क्रांतिक कोण पर तो जब आपतित होती है तो प्रकाश की किरण, ये देखो सघन माध्यम होता है और यहाँ होता है विरल माध्यम।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें आपने पढ़ी होगी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होना चाहिए प्रकाश, ठीक है। और आपतित प्रकाश जो है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पर आपतित होना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा जब क्रांतिक कोण पर प्रकाश की किरण आपतित होती हैं तो अपवर्तित होके इधर आ जाती है। वो कितना कोण बनाती है अभिलंब के साथ? 90 डिग्री का। तो जैसे ही हम क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पर आपतित करते हैं प्रकाश की किरण को, तो वो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में आ जाती है, इसका मतलब आ जाएगी पुनः सघन माध्यम में आ जाएगी। इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में प्रकाश किरण सघन माध्यम से किस में जाती हैं? विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, ठीक है। एकल स्लिट जो होता है फ्रॉन अपर विवर्तन, उसका प्रेक्षण प्राप्त करने के लिए स्लिट पर आपतित तरंगाग्र होना चाहिए। फ्रॉन अपर विवर्तन, देखो विवर्तन की घटना क्या होती है? प्रकाश का अवरोधक के किनारों से मुड़ जाना, उसे हम कहते हैं विवर्तन। और उसमें जो प्रकाश की किरण होती हैं फ्रॉन अपर विवर्तन, और एक होता है फ्रेनल विवर्तन। तो फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है कि जो हमारे सोर्स होता है, सोर्स और पर्दा जो होता है यानी प्रेक्षण बिंदु, और यहाँ पे द्वारक होता है, द्वारक जो जहाँ से प्रकाश टकराता है। तो ये जो सोर्स है और ये जो हम प्रेक्षण बिंदु में पर्दा है, ये इस स्लिट से सीमित दूरी पर ही होना चाहिए, सीमित दूरी पर। जबकि फ्रॉन अपर विवर्तन में क्या होता है? ये अनंत दूरी पर होने चाहिए। सोर्स यहाँ स्लिट से अनंत दूरी पर होना चाहिए और पर्दा भी अनंत दूरी पर होना चाहिए। तो जब अनंत से प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश आएगा तरंगाग्र के रूप में, तो वो तरंगाग्र होंगे आपके समतल तरंगाग्र। कैसे होंगे? समतल तरंगाग्र। तो यहाँ पे आ जाएगा समतल तरंगाग्र होना चाहिए। आवृत्ति न्यू के पद में फोटोन की ऊर्जा का मान होता है। आवृत्ति न्यू के पद में फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो E= आपके क्या होती है? एच न्यू। E=h न्यू, मैक्स प्लांक के अनुसार। एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान। न्यूट्रॉन गुणन गुणांक नाभिकीय वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूट्रॉन गुणन गुणांक होते हैं वो किसी विखंडन अभिक्रिया की जो दर को बताते हैं। 3 तरह से अपन लिख सकते हैं। K का जो मान होता है वो आपके 1 से ज़्यादा हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 1 से कम हो सकता है। तो K का मान जब 1 हो रहा है, इसका मतलब जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो तीव्र गति से चल रही है। यानी यूरेनियम का जो विघटन देखा था आपने, उसमें न्यूट्रॉन जब उत्सर्जित होते हैं तो वो न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है हर पीढ़ी में, ठीक है। तो ये जो विखंडन की जो दर है या जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो तीव्र गति से चल रही है। K का मतलब K=1 का मतलब है कि अभिक्रिया स्वपोषी है, यानी एक नियत दर से गतिमान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा K=1। अगर K<<1 है, इसका मतलब जो अभिक्रिया है वो धीमी पड़ रही है और अंततः क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे K का वैल्यू 1 आ जाएगा। P प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से होते हैं? P प्रकार के। तो जो हमारे अर्धचालक हमने पढ़े थे, अर्धचालक के अंदर आपने नेज अर्धचालक के अंदर अशुद्धियाँ मिलाई होगी। तो नेज अर्धचालक के अंदर जब अशुद्धि मिलाओगे, अशुद्धि भी P प्रकार की जो अशुद्धि होती है वो त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी होती है। P प्रकार का जो अर्धचालक होता है और N प्रकार का कैसे बनता है? तो नेज अर्धचालक में हम त्रिसंयोजी मिलाते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि, तो उससे P प्रकार का बनता है। जब पंचसंयोजी मिलाते हैं तब N प्रकार का बनता है, N प्रकार का। P प्रकार के बनेगा कब? त्रिसंयोजी मिलाने पर। त्रिसंयोजी का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी होता है उसके साथ, सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम त्रिसंयोजी मिलाएंगे। तो त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी बताएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। तो यानी बॉन्ड जो है यहाँ पे, बॉन्ड जो बनते हैं साझा करता है, तो
यहाँ पे आपके कमी रह जाएगी एक जगह पे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब होल बन जाएगा। यानी पी प्रकार के अर्धचालक में होलों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। पी को पॉजिटिव से भी समझ सकते हैं, तो पी होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है। पंच संयोजी में मिलाने पर एन प्रकार का बनता है, मतलब निज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर एन प्रकार का बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यक होल और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है।